पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी पीएम मोदी की नई कैबिनेट में जगह मिली। उन्हें बंदरगाह, जहाजरानी और आयुष मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। विभाग मिलने के बाद सोनोवाल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री के साथ आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपके मार्गदर्शन में मैं अपनी सेवाएं राष्ट्र को समर्पित करूंगा। यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। वो सर्बानंद सोनोवाल के घर के बाहर उस वक्त मौजूद है। यतेंद्र, यानी देखिए, एक बाहर जो कहा जा रहा था, ये नाम तो सबसे ज्यादा चर्चा में था कि सर्बानंद सोनोवाल को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उन्होंने इसके लिए आभार भी जताया। देखिए, बिल्कुल जब मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगनी शुरू हुई तब से ही माना जा रहा था कि जब भी विस्तार होगा सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको इस विस्तार में जगह दी जाएगी, कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनको शपथ दिलाई जाएगी। क्योंकि साफ था कि असम में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके चुनाव हुआ और असम में एक बार फिर से बड़ी जीत मुख्यमंत्री के तौर पर सर्बानंद सोनोवाल के रहते हुए बीजेपी की हुई थी। और ऐसे में लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और हेमंत बिस्वा शर्मा को बनना पड़ा। लेकिन तभी केंद्रीय नेतृत्व ने उनको साफ कर दिया था कि जब भी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उनको उचित जगह दी जाएगी, उनका सम्मान रखा जाएगा। और यही कारण था कि जब मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चली तो सर्बानंद सोनोवाल का नाम प्रमुखता से सभी जगह जो भी पार्टी के फोरम है या सरकार के फोरम पर उनका नाम रखा गया और अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। अभी मैं उनके घर के बाहर हूँ क्योंकि अब से कुछ देर में ही वो यहाँ से निकलेंगे, अपने मंत्रालय चार्ज लेने जाएंगे। लेकिन जिस तरह से उनका नाम है और जो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है उनका और उसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट को साधने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश मोदी मंत्रिमंडल की तरफ से की गई है। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, कुल मिलाकर अब नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और इन नई जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए अब जिस तरीके से, एक बात तो देखिए साफ है कि परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा होगा तो ही आपको जगह मिलेगी और इसी के हिसाब से कुछ पदोन्नति भी हुई है तो कुछ लोगों को इस्तीफा भी देना पड़ा है। बड़े बड़े झटके इसमें महसूस हुए हैं। मंत्रिमंडल में अलग अलग जातियों और अलग अलग राज्यों की नुमाइंदगी का भी ध्यान रखा गया और कई नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। सबसे अहम बात यह है कि कैबिनेट में जातीय समीकरणों का भी खास ध्यान रखा गया और पहली बार किसी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में ओबीसी समुदाय से आने वाले 27 मंत्रियों को जगह मिली। देश के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। 12 दलित समुदाय से आने वाले नेताओं को मंत्री बनाया गया, जिनमें 3 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि अल्पसंख्यक मंत्रालय के 5 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इसके अलावा 11 महिलाओं को भी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में शामिल किया गया है। कैबिनेट विस्तार के दौरान युवाओं को खास तरजीह दी गई। कुल मंत्रियों में 14 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। दूसरी तरफ अनुभव का भी खास ध्यान रखा गया। नई कैबिनेट में 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 18 ऐसे नेता हैं जिन्हें राज्यों में मंत्रालय संभालने का अनुभव रहा है। हालांकि जिन्हें मंत्री बनाया गया उनसे ज्यादा चर्चा उन चेहरों की रही जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हुई। कैबिनेट से बाहर होने वालों में कुछ बड़े नाम भी शामिल रहे, जिनमें सबसे बड़ा नाम रहा रविशंकर प्रसाद का। रविशंकर प्रसाद अब तक कानून मंत्रालय और संचार मंत्रालय अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय भी संभाल रहे थे। इसी तरह दूसरा बड़ा नाम प्रकाश जावड़ेकर का है, जो पर्यावरण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अलावा भारी उद्योग मंत्रालय भी वो संभाल रहे थे। बतौर शिक्षा मंत्री नई शिक्षा नीति बनाने वाले रमेश पोखरियाल निशंक को भी नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने खुद इस बात की अपील की थी कि वो अब आगे नहीं रहना चाहते हैं इस पद पर। वहीं सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय संभालने वाले थावरचंद गहलोत से भी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस्तीफा ले लिया गया था। उन्हें राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है कर्नाटक के। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय समेत 3 बड़े मंत्रालय संभालने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन को भी नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। श्रम मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे संतोष गंगवार का भी इस्तीफा ले लिया गया। पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री की हैसियत से काम कर रहे बाबुल सुप्रियो को भी नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। 2 अहम मंत्रालयों में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे रतनलाल कटारिया से भी इस्तीफा ले लिया गया। जिन मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली उनमें प्रताप चंद्र सारंगी, देवाश्री चौधरी और धोत्रे संजय का नाम भी शामिल है।
रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार के इस्तीफे के बाद अब राजनाथ सिंह अकेले ऐसे मंत्री बचे हैं जो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में भी काम कर चुके हैं। रवि हमारे साथ मौजूद है। यानी रवि, देखिए, जहां इस बात पर चर्चा थी कि कौन कौन से चेहरे नए होंगे, किनको किनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर शॉकिंग कुछ रहा तो वो चेहरे जो रिप्रेजेंट करते रहे काफी हद तक। प्रकाश जावड़ेकर जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी वो सामने आते थे, रविशंकर प्रसाद सामने आते थे, वो चेहरे हट गए। शॉकिंग तो ये रहा। शॉकिंग ज़रूर रहा क्योंकि ये ऐसे दो नाम थे जिनको लेकर कहीं पे भी चर्चा नहीं थी कि मंत्रालय इनका छीनने वाला है या मंत्री से इनकी कुर्सी जाने वाली है। सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रकाश जावड़ेकर या फिर रविशंकर प्रसाद का आपने जिक्र किया, क्योंकि जब एनडीए सरकार में नहीं थी, जब 2014 में सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, उससे पहले भी पार्टी की पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन मीडिया के सामने ये दो नाम आते थे, जिसमें रविशंकर प्रसाद या फिर प्रकाश जावड़ेकर मीडिया में अक्सर पार्टी का पक्ष रखते हुए दिखाई देते थे। और लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी थी प्रकाश जावड़ेकर के पास में, तो इसलिए सरकार का पक्ष अक्सर रखने के लिए आते थे। लेकिन क्या वजह रही, प्रधानमंत्री के मन में क्या रहा, परफॉर्मेंस क्या देखा गया, ये खुद प्रधानमंत्री ही जानते हैं। इसका आकलन लगाना बेहद मुश्किल है कि क्या कारण रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले भी जो कार्यकाल रहा है उसमें 2-3 बार कैबिनेट का रिशफल हुआ, उसमें भी ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला। इस बार जो बदलाव हुआ वो काफ़ी मेजर बदलाव कहा जा सकता है, और यही वजह है कि जो पुराने चेहरे हैं उनमें से बहुत सारे चेहरे अब बदल चुके हैं, नए चेहरे आ चुके हैं और मंत्रिमंडल का एक बहुत बड़ा विस्तार है। बिल्कुल। और रहिए जरा रवि आप साथ, देखिए, पीएम मोदी ने आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। इसके अलावा शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद ये अहम बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी ने मंत्रालयों का भी बंटवारा कर दिया। कल देर रात तक ये सिलसिला चला जब ये बंटवारा हुआ। मोदी सरकार में बीएल वर्मा को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जो है वो मोदी सरकार की मंत्रिमंडल में आ गए हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछूं तो आपके सामने चुनौतियां क्या है इस समय, जब आप देख रहे हैं कोरोना है और भी कई समस्याएं इकोनॉमी देश के सामने है, तो कैसे उन चुनौतियों पर खरे उतरेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और देश ही नहीं दुनिया उनका लोहा मानती है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने काम किया है, चाहे वो कोविड हो या अन्य चुनौतियाँ हो, उनको जीतने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, इसमें और इस प्रकार के सिलेक्टेड चेहरे उन्होंने रखे हैं, मुझे लगता है कि उस सरकार को चलाने में और अच्छा साबित मदद करेंगे। तो थोड़ा सा बताइए कि आपने कहा कि आपको खुद भी मालूम नहीं था, कैसे पता चला, कब पता चला, किसका फ़ोन आया आपको, कैसे ऐसा आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए? हमसे सीनियर नेता बहुत है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं था कि मेरा नाम आएगा। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम के लिए और माननीय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, तो उसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने